हेलो बच्चों, वेलकम। आशा है कि आप लोग पूरे मन से अपनी तैयारियों में जुट गए होंगे एग्ज़ाम्स की। और डेट्स क्योंकि 4 मई से है तो ज़्यादा रिलैक्स मत होइएगा ये सोच करके कि ज़्यादा टाइम मिल गया है। असल में ये समय रिलैक्स होने का नहीं बल्कि अपनी तैयारियों को और अपने प्लानिंग्स को एक धार देने का समय है। तो इसका पूरा ठीक ठीक यूज़ कीजिएगा, है ना। अभी हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स ये पढ़ रहे थे और देखा था कि किस तरह से पेयर्स बनते हैं लीनियर इक्वेशंस में, दो वेरिएबल्स में, और उनके सॉल्यूशंस का क्या होता है ना। तो अभी हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। अभी देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के for which the system of linear equations कौन कौन सा। तो पहला है ये kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 2, और दूसरा है 12x प्लस के वाई इक्वल टू के इज इनकंसिस्टेंट। तो आपको बताया था कि इनकंसिस्टेंट का मतलब कि दोनों इक्वेशंस का एक भी सॉल्यूशन ना हो, है ना। तो इस तरह के सवाल कभी तो बोला जाएगा कि हैज नो सॉल्यूशन और कभी इज इनकंसिस्टेंट, एक ही मतलब हुआ। तो हमको इस सवाल में ये दिया हुआ है, ये हमको मालूम है कि इन दोनों इक्वेशंस का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसी हालत में ये जो k है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसका क्या वैल्यू होना चाहिए। k का ऐसा कौन सा वैल्यू होना चाहिए ताकि ये दोनों इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हो जाएं, है ना। तो इनकंसिस्टेंट हैं, इसलिए सबसे पहले ये तो अच्छा है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इनको रीअरेंज कर लें इस तरह से तो ज़्यादा अच्छा है। माइनस के माइनस 2 इक्वल टू 0 और 12x प्लस के वाई इक्वल टू माइनस के इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन में ये a1 a2 b1 b2, ये c1 माइनस के माइनस 2 और माइनस के दूसरे वाले इक्वेशन में, है ना। तो क्योंकि हमको ये दिया हुआ है कि इनकंसिस्टेंट है, देयरफॉर सिंस द गिवन सिस्टम is inconsistent, तो इनकंसिस्टेंट होने में क्या होता है कि a1 बाई a2 ये तो बराबर होता है b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं होता है इन दोनों के। यही होता है सिचुएशन। तो इन दोनों इक्वेशन से हम इनके वैल्यूज को यहाँ रखेंगे और उससे आगे कैलकुलेशन करके के का क्या वैल्यू हो सकता है ये देखेंगे, है ना। a1 की जगह k है, a2 की जगह 12 है ना, और b1 की जगह 3 है, b2 की जगह k है। इज नॉट इक्वल टू c1 इज माइनस k माइनस 2 और c2 इज माइनस k। तो अब ये कैंसिल हो गए और ये रिलेशन हमको मिले।
ये एक से ज्यादा रिलेशन है। पहला रिलेशन इन दोनों को लेकर के हम चल सकते हैं, दूसरा रिलेशन इन दोनों को हम लेकर चल सकते हैं, और तीसरा रिलेशन इन दोनों को लेकर हम चल सकते हैं आगे। तो सबसे पहले इसको और इसको लेकर हम चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो k बाई 12 इक्वल टू 3 बाई k, इससे हमको क्या मिला, k स्क्वायर इक्वल टू 36 एंड देयरफॉर k इक्वल टू प्लस और माइनस 6। जब इन दोनों रिलेशन को हम लेके चले तो k का इतना वैल्यू आ गया। अब इसको इसको या इसको इसको किन्हीं को भी लेकर के चलते हैं और k के यही दोनों वैल्यूज हम पुट करते हैं, और अगर तब रिलेशन बराबर नहीं हुए तो k के यही वैल्यू सुटेबल होंगे, है ना। तो इधर मिटा देते हैं, यहां लिखेंगे अभी। नेक्स्ट, तो मान लीजिए इसको और इसको हम लेकर चलते हैं, तो 3 बाई के मस्ट नॉट बी इक्वल टू k माइनस 2 बाई के। तो इसको हम रख देते हैं, तो 3k मस्ट नॉट बी इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2k। ये हो गया। k का वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं, इफ k इक्वल टू 6, तो क्या होता है, ये इधर हो जाएगा 18 और इधर हो जाएगा 6 स्क्वायर 36 माइनस 6 टू जा 12। तो ये कितना हो गया, यह है 18 और ये 18 नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 18। तो इसलिए k का ये जो वैल्यू है ये इन सभी रिलेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से अगर हम k इक्वल टू माइनस 6 ले तो देखिए क्या होता है, इफ k इक्वल टू माइनस 6 तो क्या होगा, 3k ये हो जाएगा माइनस 18, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 12 तो प्लस 12, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू, है ना। तो k के ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये इन तीनों रिलेशंस के लिए ठीक है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देयरफॉर k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू माइनस 6 दोनों जो वैल्यूज हैं उनके लिए दिया हुआ जो सिस्टम है इक्वेशंस का वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो देयरफॉर फॉर इनकंसिस्टेंसी k इक्वल टू 6 और माइनस 6, ठीक है ना। तो इसमें ये हमने करके बताया, इस तरह से ये नो सॉल्यूशन का केस है ना, इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन का केस है, और इसमें हमको इक्वल और नॉट इक्वल दोनों मिलते हैं। तो किस तरह से हम उसको लेकर के चलेंगे इजीली ना, पहले इक्वल वाला ले लीजिए, ये k के दो वैल्यूज हमको मिल गए। अब हमको देखना है कि दोनों सूट करते हैं इस कंडीशन को भी, या उनमें से एक करता है, या आगे क्या होता है। तो यहाँ पर दोनों ही सूट कर रहे हैं और इसलिए k के ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल इसी टाइप का देखते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए, है ना। देखिए टेक द लिनियर इक्वेशंस। इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी एक अननोन होता है, कभी दो अननोन होते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन में दो अननोन है, देखिए
have infinite solutions. तो फाइंड m एंड n. देखिए इसमें दो अननोन है m और n. m जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में है और n जो है वो सेकंड इक्वेशन में है. ये दोनों अननोन हैं और हमको कहा जा रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशंस हैं. तो ऐसी हालत में m का क्या वैल्यू होगा और n का क्या वैल्यू होगा, है ना. तो इसी तरह चलेंगे. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे पहले की तरह ही. तो सिंस द गिवन इक्वेशंस हैव infinite solutions, therefore क्या होना चाहिए, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो ये सेटिस्फाई होगा. तो इसमें ये वैल्यूज रख करके हम आगे चलेंगे और अभी जैसे सिंप्लीफाई किया था वैसे ही करके देखेंगे. तो देखिए a1 की जगह क्या है 2m - 1 और a2 की जगह क्या है 3 है. b1 की जगह 3 है और b2 की जगह n - 1 है. ठीक है ना. और c1 की जगह 5 है -5 और c2 की जगह -2. तो ये कैंसिल हो गया. तो ये तीनों जो क्वांटिटीज हैं ये आपस में बराबर है. तो दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस. किन्हीं भी दो को हम एक साथ लेके आगे चल सकते हैं. तो आसान रहेगा अगर हम इसको इसके साथ लेके चलें, डायरेक्ट m का वैल्यू निकल जाएगा और फिर इसको भी इसके साथ लेके चलें तो डायरेक्ट n का वैल्यू निकल जाएगा, है ना. तो ये देखिए ये हम लेके चल रहे हैं आगे, आसानी होगी कैलकुलेशन में. तो ये हो गया 4m - 2 इक्वल टू 15. 4m - 2 इक्वल टू 15. तो therefore 4m will be 15 plus 2 that is 17 और therefore m equal to 17 by 4. ये देखिए ये m का वैल्यू निकल गया, बहुत आसानी से निकल गया, है ना. इसी तरह से इन दोनों रिलेशन को अगर लेके चलेंगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा. तो अभी निकाल देते हैं. ये देखिए नेक्स्ट 3n - 1 इक्वल टू 5 by 2 ये है. तो फिर यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 6 इक्वल टू 5n - 5. 5n - 5 हो गया. therefore 5n इक्वल टू 6 plus 5 11 and finally n equal to 11 by 5. 11 by 5 ये n का वैल्यू यहां निकल गया, है ना. n का वैल्यू यहां निकल गया. तो आपने देखा कितनी आसानी से हम लोग कंडीशंस का अगर सही कंडीशंस का यूज करके और उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इस तरह से हम लोग अननोन को निकाल सकते हैं. इस तरह के सवाल आप जरूर बनाएं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. ठीक है. अब आगे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. आप जानते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है दो वेरिएबल का भी, तो उसके लिए हमेशा हमको एक लाइन मिलती है. तो यहां भी मिलेगी. यहां पेयर है ना, पेयर है लीनियर इक्वेशंस का. तो हमको दो लाइंस मिलेंगी जिनका एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होगा, है ना. तो अभी हम इंट्रोड्यूस जरा करते हैं कि उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है. जरा देखिएगा इसको.
तो मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है आपके पास, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, तो उसके लिए आपको पता है कि एक लाइन हमको जरूर मिलती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए। और इस लाइन पर का हर एक पॉइंट इसका एक सॉल्यूशन होता है। हर पॉइंट पर देखिए कि x का क्या वैल्यू है, y का क्या वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट कितना है, तो वो जो पेयर होगा वो एक सॉल्यूशन देगा। और क्योंकि लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी होते हैं, है ना, जैसे कि आजाद है ये। अब मान लीजिए कि इसके साथ में हम एक और भी इक्वेशन को लेकर चलें, तो एक केस ऐसा हो सकता है कि ये इसको काटते हुए जाए दूसरी लाइन, ये देखिए ऐसा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये पहली लाइन के लिए इक्वेशन है और ये दूसरी लाइन के लिए इक्वेशन है, या इस इक्वेशन के लिए ये लाइन है और इस इक्वेशन के लिए ये लाइन है। दोनों के अपने आप में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। जो जो पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है वो हर एक पॉइंट इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लेकिन इतने से हमारा काम नहीं चलता है, हमको तो ये देखना है कि कॉमन सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट इस पर है, इस पर नहीं है ना, इस तरह से ये सब पॉइंट इस पर हैं और उसी तरह से ये सब पॉइंट इस पर हैं। अब आप देखिए कि ये जो पॉइंट है ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। ये ऐसा पॉइंट है कि इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है, मतलब कि दोनों लाइन पर है ना। और इसलिए इस पॉइंट पर x और y का जो वैल्यू होगा वो क्या करेगा, केवल इसको सेटिस्फाई करेगा या केवल इसको करेगा, दोनों को करेगा, क्योंकि दोनों पर है। ये जो पॉइंट है जहां पर कि ये इंटरसेक्ट करते हुए जाती हैं दोनों लाइन, वो पॉइंट इस लाइन पर भी लाई करता है, इस लाइन पर भी लाई करता है ना। तो इसलिए और ऐसा केवल एक ही पॉइंट मिलेगा, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइंस, तो ये यूनिक सिंगल सॉल्यूशन हो गया। इसके अलावा और कोई भी हमको कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि अगर सिंगल सॉल्यूशन मिलता है दो इक्वेशंस का, तो उनका अगर ग्राफ खींचा जाए तो कैसी लाइंस मिलेंगी, इंटरसेक्टेड लाइंस मिलेंगी, है ना। या अगर इंटरसेक्टेड लाइंस मिल रही हैं तो हम उनके करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस के बारे में क्या कह सकते हैं कि दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, यूनिक सॉल्यूशन है ना। अब मान लीजिए कि ये तो जो लाइन है ये ऐसे जा रही है और इसके लिए जब आपने यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके लिए जब आपने लाइन खींची तो आपको ऐसी लाइन मिल गई, है ना। अब क्या है, ये पहले इक्वेशन के लिए, दूसरे इक्वेशन के लिए है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इस लाइन पर, और वैसे ही इसके भी। लेकिन कॉमन कहाँ है, कॉमन है ही नहीं, एक भी कहीं भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना, कभी भी ये एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं, दे आर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल होने से कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा और ये नो सॉल्यूशन का केस हो जाएगा। तो पैरेलल लाइंस अगर हैं तो इसका क्या मतलब कि नो सॉल्यूशन तो दोनों के अनंत हैं, लेकिन कॉमन कोई भी नहीं है, एक भी कॉमन नहीं है। कॉमन होने के लिए कम से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो दोनों लाइन पर एक साथ हो, तो यहाँ है ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि नो सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब कि पैरेलल लाइंस, अगर हमको पता है कि दो इक्वेशंस के लिए ग्राफ खींचने पे हमको पैरेलल लाइन मिलती है, तो हम सीधे कह सकते हैं कि ये नो सॉल्यूशन का केस है या इनकंसिस्टेंसी का केस है। ठीक है,
और इसी तरह से अगर हमको पता है कि दो इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर इनका ग्राफ खींचेंगे तो हमको पैरेलल लाइंस मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए तीसरा केस। तीसरा केस, एक लाइन, ये आपको पहले इक्वेशन के लिए ये लाइन मिली मान लीजिए, और यहां पर जो इक्वेशन है उसका जब हम ग्राफ खींच रहे हैं तो हमको सेम पॉइंट मिल रहे हैं, सेम, एक भी अलग नहीं, एक भी अलग नहीं, एक भी अलग नहीं। जो इसके हैं सॉल्यूशंस वही सॉल्यूशंस इसके भी मिल रहे हैं, एक भी कहीं अलग नहीं हो रहा है। तो ऐसी हालत में इस लाइन के ठीक ऊपर ये दूसरी लाइन चलेगी। ये हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हो गया, और ये जो इसी के ऊपर जा रही है ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब आप बताइए इस केस में कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो कि कॉमन है, दोनों में सभी पॉइंट्स कॉमन हैं और दोनों में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है। देयरफॉर इन दिस केस इनफाइनाइट ये इस तरह की लाइंस हमको मिलेंगी। तो कोइंसिडेंट इनको कहते हैं, लाइंस को कोइंसिडेंट। एक लाइन के ठीक ऊपर दूसरी लाइन चलती है, एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं होता है। कोइंसिडेंट लाइंस हमको तब मिलती हैं जबकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, या अगर हमको पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो हमको कैसी लाइंस मिलेंगी करस्पॉन्डिंग में? तो मिलेंगी कोइंसिडेंट लाइंस, एक के ऊपर दूसरी लाइन चलती जाएगी। ठीक है, तो ये तीन तरह के केस, जो तीन तरह के सॉल्यूशंस थे उसके ये ग्राफिकल तीन तरह के केसेस बनते हैं। तो इसको हम लोग अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसा इक्वेशन होने पे हम किस तरह से उसका ग्राफ खींचेंगे। फिलहाल एक चीज देखिए, आपने पढ़ा कि अगर दो इक्वेशंस हैं ऐसा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब मान लीजिए कि c1 और c2 दोनों 0 हो जाएं, तब क्या होगा? इफ c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू 0, तब हमारे पास कैसे बचेंगे इक्वेशन? a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, है ना? तो इस केस में नो सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और अगर x 0 हुआ तो y भी 0 होगा, है ना? x अगर 0 हुआ तो y भी 0 हो जाएगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमको मिलेंगे। x और y के कोई भी रियल वैल्यूज हम रखेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो मतलब कि अगर ग्राफ में देखा जाए तो कैसे ये लाइंस होंगी, इस तरह से जाएंगी ओरिजिन से, y को कहीं पर भी नहीं काटेंगे। दूसरी लाइन ऐसी हो या ऐसी हो या ऐसी हो, कैसी भी हो, लेकिन y को ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कहीं भी नहीं काटेंगी, है ना? तो नो सॉल्यूशन का केस यहां पर होगा ही नहीं इस केस में। मतलब कि कभी भी ये दोनों इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे। ठीक है, अगर c1 और c2 0 हो गया तो, है ना? तो ये एक स्पेशल केस होता है, इसको बताया। और अगले लेक्चर में हम लोग ग्राफ देखेंगे, अलग अलग इक्वेशंस के लिए किस तरह से ग्राफ्स आते हैं। तो आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए।